प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू दिस लेक्चर। प्यारे बच्चों, आप में से जिन्होंने +1 पास कर लिया है और +2 में आगे हैं, उनके लिए मेरे ये वीडियो बहुत उपयोगी होंगे। आप साथ साथ अपनी नोटबुक निकाल के नोट्स भी बनाया करो, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में जो भी आर्टिकल करता हूँ, समझाता हूँ, वो पूरी डिटेल में करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ऐसा कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी पुश कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक्चुअली मैंने एक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में इससे पहले भी वीडियो डाला था, उसका नाम था, हेडिंग था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नंबर 1। ये है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नंबर 2। उसमें मैंने किया था, मैंने आप बताया था उसको उस वीडियो में कि हम सेल की ग्रुपिंग क्यों करते हैं और कितने तरीके से करते हैं। तो मैंने कहा था हम 3 तरीके से करते हैं। क्यों का जवाब ये है कि जब हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो वो सिंगल सेल से हमें नहीं मिल सकता। तो ज़्यादा करंट ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू कंबाइन और ग्रुप सेल्स इन ए सूटेबल मैनर। और सेल्स को ग्रुपिंग करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 सेल्स इन सीरीज़, नंबर 2 सेल्स इन पैरेलल एंड नंबर 3 मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिसमें सीरीज में भी होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि कब सेल सीरीज़ में होते हैं, टोटल करंट कितना मिलता है, कब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड सेल्स इन पैरेलल। So cells are said to be connected in parallel if the negative pole of the first cell, if the positive poles of all the cells are connected at one point and negative poles of all the cells are connected at another point. Now suppose n cells और m cells जितने मर्जी हम ले सकते हैं। जब सीरीज में मैंने किया था तो मैंने n cells कहा था, यहाँ भी हम n cells कह सकते हैं, लेकिन चलो जस्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि स्मॉल m cells. So suppose small m identical cells each of EMF capital E and internal resistance small r are connected in parallel through an external resistance capital R as shown in the figure. तो आप देख सकते हैं ये फिगर जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने एक सेल बनाया, ऊपर साथ में लिखा E, R। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। फिर दूसरा सेल बनाया, वो भी लिखा मैंने E, R। थर्ड में भी लिखा E, R। फिर ये मैंने डैश 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 का मतलब कि और बहुत से सेल हैं। और आखिर में ये mth सेल है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी E है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है। इन सब के पॉजिटिव पोल मैंने जोड़ दिए एट दी पॉइंट A और नेगेटिव जोड़ दिया एट दी पॉइंट B। और A और B के बीच में मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया कैपिटल R। सो वी कैन से दैट द सेल्स हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? क्योंकि मैंने सभी सेल्स का पॉजिटिव पोल कहाँ पे जोड़ा है? एट दी पॉइंट ए, और नेगेटिव कहाँ पे जोड़ा है? एट दी पॉइंट बी। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड देयर नेगेटिव पोल्स आर कनेक्टेड एट एन अदर पॉइंट। अब मान लो सेल जो सबसे ऊपर वाला सेल है, उसमें से कुछ करंट चलना शुरू करता है दूसरे के पॉजिटिव से। और आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन हम हमेशा शुरू करते हैं सेल के पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। तो ऐसे सभी सेल से करंट शुरू हुआ और वो पहुंचा एट द पॉइंट ए पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ये जितने भी करंट आए एम सेल्स के वहाँ पे ऐड हो गए और टोटल जो करंट बना, जितना ए पे पहुंचा उतना ही वो ए पे पहुंचा टोटल आई। तो वो आई जो करंट है वो ए से चल के थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेफ़्ट टू राइट फ्लो किया और बी पे पहुंचा, और बी पे पहुंच के फिर वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जितना नेगेटिव से चला उतना हर सेल के, जितना पॉजिटिव से चला उतना नेगेटिव पे पहुंच गया। एंड इन दिस वे द सर्किट इज कंप्लीटेड। नाउ बिकॉज द सेल्स हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल, और आपको पता है पैरेलल में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे
जो कॉम्बिनेशन बनी उसकी जो नेट ईएमएफ होगी या इक्वलेंट ईएमएफ होगी, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ध्यान से समझना बेटा, ये पॉइंट ए जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द अपर मोस्ट सेल। बाकियों के भी पॉजिटिव पोल्स है, लेकिन समझने के लिए मैं कहता हूँ कि ये अपर मोस्ट सेल के पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है। इसका मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल उतना है जितना उस सेल के पॉजिटिव पोल का है। इस तरह जो पॉइंट बी है इट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ द अपर मोस्ट सेल, तो बी का पोटेंशियल उतने हो गया जितना अपर मोस्ट सेल के नेगेटिव का है। इसलिए ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जितना अपर मोस्ट सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव में है, और वो है कैपिटल ई। इसका मतलब ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैपिटल ई। तो बाय द सेम आर्गूमेंट हम ये कह सकते हैं कि ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना कि किसी एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव में है। यानी कि ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं कह सकता हूँ कोई इक्वलेंट ईएमएफ ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल। सो ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन को बैटरी भी कह सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल, और वो कितनी होगी, इक्वल टू कैपिटल ई। अब सभी सेल्स क्योंकि पैरेलल में है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया, और आपको पता जब रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं देन दी रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सो देयरफॉर इफ आर आई is the effective or the total internal resistance of all the cells, then 1 over Ri equal to 1 over R plus 1 over R plus 1 over R plus so on. How many times? M times. क्यों? क्योंकि कितने सेल हैं ऐसे? M सेल हैं। हर एक का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। तो ये आ गया m बाई आर एंड देयरफॉर रेसिप्रोकेट किया तो आर आई आ गया r बाई m। ये बन गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इंटरनल हो गया आर आई टोटल। तो जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में बना वो बन गया एक्सटर्नल प्लस टोटल इंटरनल, दैट इज R प्लस आर आई इक्वल टू R प्लस R over M, बिकॉज आर आई इज R over M। नाउ इफ कैपिटल I इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, जैसे कि मैंने फिगर में बताया आपको टोटल करंट आई है, देन बाई ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट इक्वल टू ई एम एफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो आई इक्वल टू ई, क्योंकि टोटल ई एम एफ ही है कॉम्बिनेशन की, और सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई एम। सो आई इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर बाई एम। नाउ लेट अस टेक स्पेशल केसेस। इफ कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर बाई एम, इसका मतलब क्या बना कि when the external resistance is very large as compared to the total internal resistance of all the cells, then R by M may be neglected as compared to capital R, and therefore capital R plus R by M, क्योंकि R by M को मैं neglect कर सकता हूँ in comparison to capital R, तो ये approximately capital R रह गया। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसके डिनोमिनेटर में R प्लस आर बाई एम की जगह लिख दो कैपिटल R, तो क्या आ जाएगा I इक्वल टू ई ओवर कैपिटल R। एंड व्हाट इज ई ओवर कैपिटल R? अगर हमारे पास एक ही सेल हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, बहुत थोड़ा हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E हो, उसके क्रॉस में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ दूं तो मुझे कितना करंट देगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो करंट देगा E बाई आर। इसका मतलब ये जो E बाई आर है, दिस इज द करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल, और यू कैन से इट इज़ द करंट सप्लाइड बाय ए सिंगल सेल। तो हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ सेल्स को पैरेलल में जोड़ने का, क्योंकि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल्स, तो जो टोटल करंट हमें मिला वो एक सेल के बराबर ही मिला, जितना एक सेल ने दे देना था। इसका मतलब देयर इज़ नो यूज़ ऑफ कनेक्टिंग द सेल्स इन पैरेलल इफ़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दी सेल्स। सो ये मैंने लाइन लिख दी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद दूसरा केस, इफ़ कैपिटल R इज़ लेस देन स्मॉल r बाई m, इसको वर्डिंग में हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि R बाई m इज़ ग्रेटर देन R, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो इन दैट केस
आर प्लस आर बाई एम। अब मैं किसको निगलेक्ट कर सकता हूँ? कैपिटल आर को। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया आर बाई एम। तो वो जो इक्वेशन एक है आई इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर बाई एम, वहाँ पे मैंने कैपिटल आर को निगलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया आई इक्वल टू ई ओवर आर बाई एम। अब m चला गया ऊपर, तो आई आ गया m इंटू ई बाई आर। अब ज़रा ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत थोड़ा हो, मेरे पास एक सेल है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। एक्सटर्नल जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू R। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में होना था कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन कैपिटल R इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू R। अब ओम्स लॉ कहता है कि करंट आएगा I इक्वल टू ई ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। लेकिन अगर R जो है इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्मॉल r, तो I आ जाएगा इक्वल टू ई ओवर स्मॉल r। सो यहाँ पे जो E ओवर स्मॉल r आ गया, दिस इज़ द करंट सप्लाइड और obtained फ्रॉम ए सिंगल सेल। दैट मीन्स इन दिस केस जो हमें टोटल करंट मिलेगा that will be m times, please note this, m times the current obtained from a single cell। तो अगर एक सेल मान लो हमें 1 एम्पियर करंट देता है और हम ऐसे 10 सेल पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास करंट आएगा 10 इंटू 1 एम्पियर, दैट इज़ 10 एम्पियर। तो इसका मतलब इस केस में सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करने का फ़ायदा है, हमें ज़्यादा करंट मिलेगा। और ग्रुपिंग करने का, सेल्स की ग्रुपिंग करने का हमारा क्या एम है? टू ऑब्टेन ए लार्ज और स्ट्रॉन्ग करंट। सो इन दिस केस वी शुड कनेक्ट दी सेल्स इन पैरेलल टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट। तो हमारा कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन आया कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम करंट सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल if the external resistance is very small as compared to the total internal resistance of all the cells। और अगर आपको याद हो तो जो मैंने पहला इससे वीडियो डाला था जब सेल्स इन सीरीज़ पढ़ा था, तो वहाँ पे इसके उल्टा था। कब फ़ायदा हुआ था? when the external resistance is very large as compared to the total internal resistance। यहाँ पे कब फ़ायदा हुआ? जब external resistance is very small as compared to the total इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये हो गया पे सेल्स इन पैरेलल। अब ये है कि मान लो मेरे पास सेल्स हैं, यहाँ पे तो मैंने क्या किया कि सभी आइडेंटिकल सेल लिए, हर एक की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई ली, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिया, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ा है कि सारे सेल आइडेंटिकल हों। तो मान लो मेरे पास ऐसे सेल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी डिफरेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी फ़र्क है, तो फिर उनको अगर पैरेलल में हम जोड़ें तो हमारे पास जो EMF आएगी नेट जहाँ इक्विवेलेंट आएगी वो कितनी आएगी और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा और उससे क्या फ़ायदा होगा हमें। तो मान लो मैं 2 सेल लेता हूँ, एक की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। आई कनेक्ट दीज सेल्स इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, यानी कि दोनों सेल्स के पॉजिटिव को पोल्स को मैं जोड़ देता हूँ एट दी पॉइंट A और नेगेटिव पोल्स को जोड़ देता हूँ एट दी पॉइंट B। अब जो दूसरी फिगर मैंने बनाई है वो इक्विवेलेंट फिगर बनाई है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम यहाँ पे आएँ। सो मान लो ये जो सेल E1 और R1 यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 वाला सेल जो है उसके पॉजिटिव से करंट चला E1 और A पे पहुंचा, और E2 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले सेल के पॉजिटिव से चला I2 और वो भी पहुंच गया A पे, और टोटल करंट यहाँ पे हो गया I1 प्लस I2। और ये जो टोटल करंट I1 गया विच इज़ ऑफ कोर्स इक्वल टू I1 प्लस I2, इट फ्लोज टू द एक्सटर्नल सर्किट एंड देन इट रीचेज एट द पॉइंट B। सो मैं कहता हूँ कि मान लो A और B में पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि A और B में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज है। ये जो सेल है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, बाय द सेम आर्गूमेंट A और B में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल E2 वाली सेल E2 EMF वाला सेल है उसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी। और ये मैंने आपको बताया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हैं दोनों पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन इट्स पोल्स व्हेन इट इज इन द ओपन सर्किट, दैट मीन्स व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट। और टर्मिनल वोल्टेज इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल, बट
when it is in the closed circuit, that is when some current is being drawn from it. So दोनों की टर्मिनल वोल्टेज V है, और मैंने आपको वहाँ पे उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो टर्मिनल वोल्टेज है that is less than the electromotive force by an amount equal to potential drop or potential difference inside the cell. अब इनसाइड दी सेल जब करंट फ्लो करता है तो मान लो करंट है I और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, तो ओम्स लॉ कहता है कि सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस. सो सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू I इंटू स्मॉल r. दैट मीन्स V इक्वल टू E माइनस I इंटू R. ये मैंने उस वीडियो में जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़े थे अच्छी तरह आपको बताया था. सो देयरफॉर यहाँ से I निकाला हमने, वो आ गया E माइनस V ओवर R. देयरफॉर फॉर द फर्स्ट सेल, पहले सेल से करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, तो करंट हो गया I1, यहाँ I की जगह पुट कर दिया मैंने I1, E की जगह पुट कर दिया E1, और टर्मिनल वोल्टेज तो दोनों सेल्स की बराबर है V, तो E1 माइनस V ओवर R1. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. और दूसरे सेल के लिए I2 आ गया E2 माइनस V ओवर R2. कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ 1 की जगह 2 कर दिया हमने. I1 की जगह I2 आ गया, E1 की जगह E2 आ गया, V तो दोनों के लिए सेम है, और R1 की जगह आ गया R2. नाउ I इज़, एज आई टोल्ड यू, दैट टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू पुट कर दी हमने E1 माइनस V ओवर R1, I2 की पुट कर दी E2 माइनस V ओवर R2, और I इक्वल टू ये आ गया E1 ओवर R1 माइनस V ओवर R1. ये यहाँ से आ गया जो पहली टर्म है, मैंने अलग अलग कर लिया, R1 को E1 के नीचे भी लिख दिया, V के नीचे भी लिख दिया. इस तरह दूसरी टर्म में R2 को मैंने E2 के नीचे लिख दिया, V के नीचे भी लिख दिया, तो प्लस आ गया E2 ओवर R2 माइनस V ओवर R2, और E1 ओवर R1 लिख लिया, फिर ये प्लस आ गया E2 ओवर R2, फिर आ गया माइनस V ओवर R1 माइनस V ओवर R2, और इनमें से मैंने V कॉमन निकाल लिया, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में आ गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. और यू कैन से दैट ये जो नेगेटिव टर्म है इसको मैं राइट साइड पे ले आया, तो आ जाएगा V इंटू 1 ओवर R1 प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी, V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. राइट साइड पे एक तो बचा E1 ओवर R1, वो आ गया, प्लस बचा E2 ओवर R2, और ये I जो है ये इस राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा. एंड देयरफॉर यू कैन से दैट V, और एलसीएम आ गया R1 R2, तो यहाँ पे आ गया R2 प्लस R1 ओवर R1 R2. राइट साइड पे भी जो पहली दो टर्म्स हैं उनका एलसीएम आ गया R1 R2, और यहाँ पे आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2, और माइनस I एज सच लिख दिया, और मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई R1 R2, या ये कह लो कि एलसीएम दोनों तरफ R1 R2 है, तो ये आ जाएगा V इंटू R1 प्लस R2 इक्वल टू I1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2. क्योंकि जब मैं थ्रू आउट R1 R2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पहली टर्म V के साथ नीचे R1 R2 वो भी कैंसिल हो जाएगा, जो राइट साइड पे पहली टर्म के साथ नीचे R1 R2 वो भी कैंसिल हो गया, और I के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया. और यू कैन से दैट V की वैल्यू आ गई I1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, नीचे आ गया इसके लेफ्ट साइड से, और माइनस I R1 R2, और नीचे आ गया R1 प्लस R2. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. अब जरा फिगर B देखो आप. फिगर बी में मैंने क्या बनाया कि मान लो ये जो दो सेल्स हैं ये मिलके क्या कर रहे हैं, ये मिलके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, यानी कि ए से जो करंट शुरू टोटल होता है वो कितना होता है, कैपिटल I. अगर इन दोनों सेल्स की जगह मेरे पास एक ही सेल हो जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो E इक्विवेलेंट. E इक्विवेलेंट मीन्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल विच इज़ इक्विवेलेंट टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेल्स, और उस कॉम्बिनेशन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट हो, और वो कितना करंट दे हमें I, तो हम कहेंगे कि ये जो एक सेल है ये वही काम कर रहा है जो ये वाले दो मिलके कर रहे हैं. तो वही फार्मूला मैं इस इक्विवेलेंट के लिए लगाऊंगा. तो फ्रॉम फिगर बी वी हैव V इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया कि टर्मिनल वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वो तो सेम ही है कैपिटल V के बराबर. दिस विल बी इक्वल टू E, यानी कि E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, क्योंकि V होता है टर्मिनल वोल्टेज E माइनस R,
V means terminal voltage, E means EMF, I means current flowing in the circuit, R means internal resistance. तो यहाँ पे V तो सेम ही है, A और B में जितना है पोटेंशियल डिफरेंस. E इक्वलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द इक्वलेंट सेल आ गई, माइनस करंट आई देना दोनों ने मिलके, इसलिए वो इक्वलेंट है, एक अकेला ही सेल, इनटू आ जाएगा आर इक्वलेंट. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4. नाउ लेट अस कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड V है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए. तो E इक्वलेंट क्या आ जाएगा, ये देखिए कंपेयर करो जरा. यहाँ पे E इक्वलेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, I1R2 प्लस E1R2 प्लस E2R1 ओवर R1 प्लस R2. तो E इक्वलेंट आ गया E1R2 प्लस E2R1 ओवर R1 प्लस R2. तो ये इक्वलेंट EMF आ गई. और I इंटू आर इक्वलेंट, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है यहाँ दोनों में, I भी है दोनों पे, और यहाँ पे जो R इक्वलेंट है इसकी जगह यहाँ पे क्या, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2. तो इसका मतलब E इक्वलेंट तो हो गया, जो मैंने आप पहले लिखा वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है E1R2 प्लस E2R1 ओवर R1 प्लस R2. अब इसमें से मैं कॉमन निकालता हूँ R1 R2, और इस तरफ आ जाएगा E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 है ही है. और यू कैन से दैट E इक्वलेंट इक्वल टू, ये जो R1 R2 ऊपर है इसको मैं R1 प्लस R2 के नीचे ले आया, तो ये आ जाएगा E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 ओवर R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2. अब देखिए, और यू कैन से दैट E इक्वलेंट इक्वल टू E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2. और ये जो R1 R2 है ये R1 के नीचे आ गया, प्लस ये R2 के नीचे है. जब R1 के नीचे है तो R1 R1 कैंसिल, जब R2 के नीचे है तो R2 R2 कैंसिल. तो R इक्वलेंट आ गया इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2 ओवर R1, हाँ E इक्वलेंट आ जाएगा E1 ओवर R1 प्लस E2 ओवर R2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. सो रिमेंबर दिस फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है. जब ऐसे सेल को हम पैरेलल में कनेक्ट करें जिनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं, और देखिए इसको मैं चेक कर सकता हूँ, वहाँ पे मैंने बराबर EMF के पैरेलल में जोड़े, तो जो टोटल जहाँ इक्वलेंट EMF आई वो एक सेल की EMF के बराबर आई. तो यहाँ भी अगर E1 इक्वल टू E2 हो, R1 इक्वल टू R2 हो, तो क्या आ जाएगा, E इक्वलेंट आ जाएगा E ओवर R प्लस E ओवर R. वो क्या बन गया 2E ओवर R. और नीचे क्या आ जाएगा 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R. वो क्या आ गया 2 ओवर R. R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, E बच गया. इसका मतलब वो जो इक्वल EMF वाला केस है दैट इज स्पेशल केस ऑफ दिस जनरल केस. और फिर वो जो कंपेयर करके मैंने देखा 3 और 4 को, उसमें से R इक्वलेंट आ जाएगा R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, क्योंकि I के साथ 4 नंबर इक्वेशन में है R इक्वलेंट, और 3 नंबर इक्वेशन में है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2. अब इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ रेसिप्रोकेट करके, तो 1 ओवर R इक्वलेंट विल बी R1 प्लस R2 ऊपर चला गया, R1 R2 नीचे आ गया. और यू कैन से दैट 1 ओवर R इक्वलेंट इक्वल टू, ये R1 R2 R1 के भी नीचे आएगा, R2 के भी नीचे आएगा, तो ये बन गया 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R1. अब 1 ओवर R1 को पहले लिख लो, तो 1 ओवर R इक्वलेंट आ गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. अब ये चेक करके देखो, वहाँ पे हमने क्या किया था, M सेल जोड़े थे पैरेलल में, जिनमें से हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, R. तो क्या जवाब हमारा आया था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई M. तो यहाँ पे देखो 2 जोड़े हैं ना पैरेलल में, तो मैं अगर पुट कर दूँ R1 भी R R2 भी R, तो क्या आ जाएगा 1 बाई R प्लस 1 बाई R. वो कितना आ जाएगा 2 बाई R. तो रेसिप्रोकेट करो तो R इक्वलेंट आ जाएगा R बाई 2. वहाँ पे M जोड़े थे तो आया था R बाई M, यहाँ 2 जोड़े हैं पैरेलल में तो आ गया R बाई 2. दैट मीन्स ये जो है जनरल केस है, वो जो है वो स्पेशल केस है. अब मैंने इन जनरल भी लिख दिया कि अगर हमारे पास N सेल हों जिनकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं E1 E2 E3 सो ऑन अप टू En, और जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3 सो ऑन अप टू Rn, then E equivalent will be equal to E1 over R1 plus E2 over R2 plus so on plus En over Rn divided by 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over Rn. और इक्वलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 over R1 plus 1 over R equivalent equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus so on plus 1 over Rn.
और यहाँ भी अगर मैं E1, E2, E3 सो ऑन अप टू En ईच इक्वल टू E पुट करूँ और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू सो ऑन अप टू R पुट करूँ, तो आप देखेंगे E इक्वलेंट E के बराबर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, और R इक्वलेंट जो है वो R बाई M के बराबर आ जाएगा, या यहाँ पे N लिए हैं तो R बाई N के बराबर आ जाएगा. सो दैट कंप्लीट्स सेल्स इन पैरेलल. That's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Stay home, stay safe, stay healthy, work hard. Thank you very much.